Ultra Brains Academy. In the last lecture, we have discussed about cytoskeleton, means skeleton of the cell. Detail lecture आपको उस पे मिला है, hopefully उसको देखा होगा. Today we will be discussing nucleus. Nucleus is often called brain of the cell. Nucleus is often called brain of the cell. Why? Because nucleus controls out all the activities that is occurring inside a human or animal or plant cell. जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. यू कैन से लाइक कंट्रोलिंग सेंटर है. सेल का क्या है? सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है. Controlling center of the cell. So before diving deep, let me tell you something about the history of nucleus. First of all, in 1831, अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है. मैं जो कि डिफरेंट बुक से नॉलेज गैदर करती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 1931 में न्यूक्लियस के बारे में सबसे फर्स्ट डिस्कवरी न्यूक्लियस की हुई थी. आप लोग के बुक में जो भी है आप अपने बुक को फॉलो करें. ओके, सो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे. उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. हाउ? व्हेन ही वाज स्टडीइंग ऑर्चिड्स. अब जब वो ऑर्चिड्स पे स्टडी कर रहे थे, ही फाउंड एन ओपेक एरिया इनसाइड द सेल. उनको ऑर्चिड्स के सेल के अंदर एक ओपेक एरिया मिला और उस ओपेक एरिया को उन्होंने नाम दिया. उस ओपेक एरिया को उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम नाम दिया एरियोला. ही कॉल्ड इट एरियोला. और इस एरियोला का टर्म जो है बाद में न्यूक्लियस में फिर ट्रांसफर हुआ. और अगर न्यूक्लियस के वर्ड की हम डिराइवेशन देखें तो ये एक लैटिन वर्ड न्यूक्लियस, एक लैटिन वर्ड न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है. क्लियर? सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स in 1831 by Robert Brown, who was Scottish botanist. Clear? After that, in 1838, when Matthias या Matthias, whenever you can call it, biology is a contradictory science. So contradiction इसमें होगी, अपने आप से आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. 1838 में मैथियस स्वीडन जब अपनी सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड कर रहे थे, when he was put forwarding his cell theory, he called nucleus cytoplast. He called it cytoplast. Now what is meant by cytoplast? सेल बिल्डर्स. कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के बिल्डर्स होते हैं. लाइक सेल के क्या होते हैं? सेल के जनरेटर्स होते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर सारी जितनी फंक्शंस हो रही है, जितनी एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस. तो इसी वजह से मैथियस स्वीडन जब अपनी थ्योरी दे रहे थे तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात की थी कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है? सेल के जनरेटर्स हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था that they are center of the cell, center of the cells. So ये बात अब डिपेंड करती है सेल पे, because in animal plants if we see, so yes it is
इन एनिमल सेल इफ वी सी सो इट इज द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, लार्ज ऑर्गेनल है, ये भी एक पॉइंट है कि ये एक लार्ज ऑर्गेनल है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए सेल को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनल नजर आएगा सेल के अंदर, दैट इज न्यूक्लियस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। बट इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो कि वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो सेल का 90% जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है, तो वहां पे वैक्यूल के प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी में रहता है, न्यूक्लियस साइड में रहता है, फंक्शन उसका वही सेम रहता है। वो कहता है आप मुझे साइड में धक्का दो भी, तब भी मेरे फंक्शन जो है तुमने मेरे ही अंदर काम करना है। वैक्यूल जो है वो उसी के फंक्शंस को फॉलो, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, बट वैक्यूल के साइज की इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे रहता है। तो ये एक पॉइंट है कि इन्होंने जब कहा था ना कि सेल जो है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में ऑर्चिड्स के सेल्स में इसको डिस्कवर किया था। आफ्टर दैट इन 1838 मैथियस नीडन called it cytoplast, which are further we can call it cell builders, generators of the cell, and along with that he also um, rewarded it as a center of the cell. After it in 1900, in 1900 अब 1900 में क्या हुआ, 1900 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड हुई, बहुत ज्यादा उसमें एडवांसमेंट आ गई। लोगों ने क्या किया, जो इस तरह के सेलुलर कंपोनेंट्स थे उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपसे लास्ट वाले लेक्चर्स में कहा था कि जब सिंगर निकोलसन ने अपना मॉडल दिया था 1973 में, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था। क्लियर? सो 1900 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या हुई, काफी फ्लरिश हुई, इसको काफी एडवांसमेंट मिली। और इसी तरह से जेनेटिकल और मोलिक्यूलर स्टडी से साइंटिस्ट को एक बात पता चली, जेनेटिकल और मोलिक्यूलर स्टडी से साइंटिस्ट को क्या पता चला, दैट न्यूक्लियस इज इवॉल्व्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो है ये इवॉल्व हुआ है। और उसका अगर देखें तो एविडेंस हमारे पास मौजूद भी है। जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था अर्थ सरफेस पे, दैट वाज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर उसके बाद आया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट वाज अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो वो जो यूकेरियोटिक साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोट्स पे, जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता। ये जो प्रो और यूकेरियोट्स के बीच डिफरेंस है, ये है ही न्यूक्लियस के बेस पे कि वहां पे कोई प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बट स्टिल वो रिप्रोडक्शन और सब कुछ करते हैं बिकॉज दे हैव जीनोम। उनमें जीनोम है लेकिन उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स, तो यहाँ पे आपको एक कम्प्लेक्स न्यूक्लियस जो है वो दिखेगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1900 में जब जेनेटिकल और मोलिकुलर स्टडीज हुई, तो उससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बिलियन ऑफ ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ था। और उसके एविडेंस में अगर हम देखें तो जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, दैट वाज स्पाइजीलिया। तो उसमें क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो 1900 में ये एक दूसरी बात जो थी न्यूक्लियस के बारे में पता चली। तो इट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ न्यूक्लियस। Now let's talk about some features of eukaryotic nucleus. तो अब न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, सेल के सेंटर में। और वो भी डिपेंड करता है सेल टाइप पे कि कौन से सेल्स में सेंटर पे है और कौन से सेल्स पे
जो है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस 10% ऑफ सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज occupied by nucleus। क्लियर। न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसने तकरीबन सेल के 10% वॉल्यूम को क्या किया है, ऑक्युपाई किया हुआ है। इसके अलावा सेल का जितना जीनोम है, होल जीनोम ऑफ द सेल, होल जीनोम ऑफ द सेल, अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो उनका जीनोम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक छोटे से रीजन में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यूकेरियोटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम है सेल का पूरा, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, होल जीनोम ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन्होंने एक दूसरे को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियर डीएनए की तो इसमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है उसमें जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अमाइनो एसिड्स बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक इन नेचर होती है। सिमिलरली वो जो अमाइनो एसिड्स होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। लाइक जो डीएनए और अमाइनो एसिड्स का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना है ना, वो कैसे बना है, वो इस तरह से बना है कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स है हिस्टोन प्रोटीन जिससे बने हैं तो ये बेसिक होते हैं नेचर और साथ में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट डीएनए तो डीएनए क्या होता है, आपको पता भी होगा डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली डीएनए जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो एक तो इनके ऊपर चार्जेस जो है वो डिफरेंट है एंड वी नो कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड सिमिलरली उनके नेचर जो है वो भी डिफरेंट है, वन इज एसिडिक एंड अनदर वन इज बेसिक। तो ये इसी चार्जेस की वजह से ऑपोजिट नेचर्स की वजह से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है और जो डीएनए है। क्लियर। तो सेल का जो पूरा जीनोम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर डीएनए के फॉर्म में। और ये डीएनए जो है ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको पता है। तो ये जो डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। सिमिलरली जो अमाइनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन बना रहे हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलरली ड्यू टू देयर ऑपोजिट नेचर ये एक दूसरे को होल्ड रखते हैं और इसी तरह से हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। क्लियर। तो सेल का पूरा जीनोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई। हम लोगों ने हिस्ट्री डिस्कस की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उनको ऑर्चर्ड सेल्स में डिस्कवर किया। he discovered actually an opaque area inside the orchid cell which he called areola, and then areola was converted into the term nucleus, and nucleus is derived from a Latin word nucleus. In 1838, Matthias Leiden, when he was put forwarding his cell theory, he called it cytoblast. Cyto mean cell and blast mean builders, yeah, even living. So these are basically the cell builders or these are the generators of the cell, or along with that Matthias Leiden call it the center of the cell, और सेंटर जो है वो भी सेल के टाइप पर डिपेंड करता है। 1900 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फ्लरिश हुई, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर स्टडी स्टार्ट हुई, तब उससे हमारे पास न्यूक्लियस के एवोल्यूशन का भी पता चला कि किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, कब इवॉल्व हुआ, इसकी ओरिजिनेशन का हमें पता चला, राइट।
सो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल है जो कि सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। 10% जो सेल का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस ने ही ऑक्यूपाई किया होता है, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सेल में सबसे लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, हिस्टोन अच्छा सेल का जितना जीनोम है वो न्यूक्लियर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम जो है तो मल्टीपल क्रोमोसोम ने खुद को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। इसी तरह से ये न्यूक्लियर डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन जैसे जो है, मतलब ये ऐसे होता है कि ये हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया होता है, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल डिवीजन होती है। क्लियर, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमोसोम के बनने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट में होता क्या है कि जो डीएनए है, हमें डीएनए के लेंथ का पता है 2 मीटर होता है लेंथ में, जो हम नॉर्मल घर में दुपट्टा यूज करते हैं उसके साइज का डीएनए का साइज है। बट जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये डीएनए इतना ज्यादा कंपैक्ट हो जाता है कि हमारे न्यूक्लियस में ये पड़े हुए होते हैं, इनकी कंपैक्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है। तो यही डीएनए और यही हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके हमारे पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स बनाते हैं और वो क्रोमोसोम जो है वो उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया होता है। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। लेट मी चेक आउट कि वीडियो ऑन है कि नहीं। ओके, तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसको हम इरेज कर देंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूंगी एंड देन एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अब बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हुआ। इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये हुआ न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। और इनर और आउटर जो मेम्ब्रेन्स है ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसी तरह से इन दोनों के बीच, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये तकरीबन 10 to 50 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। क्लियर, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसी तरह से ये जो आपको रेड कलर के प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, और ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करती है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस के अंदर भी तो चीजों ने जाना होता है, आना होता है। साइटोप्लाज्म से बाहर चीजें आएंगी, कुछ कुछ जो है अंदर जाएगी। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स भी जो है वो भी सेल पे डिपेंड, इनका जो नंबर होता है तो वो भी सेल टाइप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से ये एक दूसरा डार्कली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे मैंने कहा कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे प्रोमिनेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस नजर आता है। इसी तरह से जब न्यूक्लियस की हम स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या नजर आता है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नजर आता है। ये न्यूक्लियोलस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, हम अक्सर इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, हम कहते हैं राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम की फॉर्मेशन नहीं करता, ये राइबोसोम की असेंबली बनाता है। कौन, न्यूक्लियोलस राइबोसोम की असेंबली बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आरएनए के डिफरेंट टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ से राइबोसोमल आरएनए आता है, मतलब न्यूक्लियस में पहले से प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में। यहाँ पे क्या है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो पहले से न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, और इन्हीं पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं, प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में भी सिंथेसाइज होती है, वो ऑर्गेनल्स में भी सिंथेसाइज होती है। जब हम प्रोटीन वाले टॉपिक में जाएंगे तो तब आपको ये सारा डिटेल जो है वहां पे मिल जाएगा। तो इन पोर्स के जरिए प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये इन दोनों की असेंबली बनाता है, इन दोनों को उनकी पेयरिंग करवा के हमारे पास राइबोसोम जो है वो बनता है। तो ऐसे नहीं है, ये इनकी असेंबली करवाता है, इनको असेंबल करता है इन दोनों चीजों को, और फिर जो है राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो राइबोसोमल आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म से आती है, इन दोनों की असेंबली करवा के राइबोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर्स। इसके अलावा ये हुआ न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। यहाँ पे आपको ये जो लाइटली या यू कहते हैं लाइट या लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो आप लोगों को डार्क या फिर पैक्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। तो ये हुए दो टाइप्स किसके, क्रोमेटिन मटेरियल के। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, लाइक न्यूक्लियर एनवेलप की हम बात करें, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, जस्ट लाइक, इसको अगर हम ऐसे छोटे से इसके पोर्शन को जूम करके देखें तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन की तरह ये भी फॉस्फोबाइलिपिड है। लाइक अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें, ये जो पूरा अराउंड प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपको फॉस्फोबाइलिपिड जैसे सेल मेम्ब्रेन के जैसे लेयर्स आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे इस तरह। तो इसको यूं इमेजिन करें कि ये पूरा क्या है, ये पूरा न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बना है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट है जो कि इसको सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की तरह का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का भी होता है। और ये बात किसने बताई थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये बात किसने बताई थी कि हमारे पास जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो सारे उनके जितने मेम्ब्रेन्स हैं वो सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ये हमने डिस्कस किया है इससे पहले, एंड मुझे कमेंट्स में बताया कि इसका आंसर क्या है। तो ये भी हमने डिस्कस कर ली ये बात क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। इसके अलावा लाइक अगर इस न्यूक्लियोलस की हम बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियर बॉडी है। इसी तरह की और भी बहुत सारी न्यूक्लियर बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस में होती है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब की फॉर्मेशन। तो वही जो न्यूक्लियर बॉडीज होती है वो भी न्यूक्लियस में इनके फंक्शंस में हेल्प कर रही होती है। क्लियर। इसी उसमें हमारे पास पीएमएल बॉडीज आती है, कैजुअल बॉडीज आती है, स्पेकल है, पैरास्पेकल है। ये सारी न्यूक्लियर बॉडीज जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है अदर देन न्यूक्लियोलस, और ये भी न्यूक्लियस के फंक्शंस में हेल्प कर रही होती है। तो ये हुआ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शन जो है वो क्या है। क्लियर। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, सो यहां तक सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई। इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने जब ऑर्चिड्स की वो स्टडी कर रहे थे तो उनको एक ओपेक एरिया मिला, ही नेम्ड इट एरियोला, एंड देन वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से न्यूक्लियस। फिर 1838 में मैथियस श्लीडन आए जिन्होंने सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इसको नाम दिया साइटोप्लास्ट का भी, दैट इज कॉल्ड सेल बिल्डर्स, जनरेटर्स ऑफ द सेल।
और इसी तरह से सेंटर ऑफ द सेल भी इसको जो है कहा जाता है, और सेंटर ऑफ द सेल भी डिपेंड करता है सेल टाइप पे। 1900 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब फ्लरिश हुई, जेनेटिकल और मॉलिक्यूलर स्टडी स्टार्ट हुई, तब क्या हुआ, न्यूक्लियस के एवोल्यूशन का या इसके ओरिजिनेशन का पता चला कि ये कब ओरिजिनेट हुआ था। क्लियर? तो कब हुआ था? बिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो था, जब हमारे पास फर्स्ट मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, तो तब उसमें न्यूक्लियस भी दिखाई दिया था। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के सिंपल से स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आउटर इनर मेम्ब्रेन जो कि बनाता है न्यूक्लियर एनवेलप, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो दो उसके बीच में होता है मेम्ब्रेन्स के, और ये जो है 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियर पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स है जो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल है जिसमें एक लाइट लूजली पैक्ड है, दूसरा डेंस पैक्ड है या फिर डार्क है। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है, राइबोसोम की असेंबली करवाता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए के साथ प्रोटीन मिला के राइबोसोम को असेंबल करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक दूसरा फंक्शन बताऊं न्यूक्लियोलस का, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वी ऑल नो कि न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो होता क्या है कि इस न्यूक्लियोलस से जाता है मैसेंजर आरएनए, देखिए यहां से जाता है मैसेंजर आरएनए जिसमें कोडिंग प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स जो है इस मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं, और थ्रू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बाहर कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में निकलते हैं। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलते हैं, वेसिकल्स निकलते हैं जिनमें अनप्रोसेस्ड या अनसिंथेसाइज्ड क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अनप्रोसेस्ड या अनसिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो है वो कैसे बनती है कि न्यूक्लियोलस से आता है मैसेंजर आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स पे जो सिस्टर्ने है उसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। इस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स कंबाइन हो जाते हैं और थ्रू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मूव करते हैं, और ये जस्ट मूव नहीं करते, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजाइमेटिक अटैक्स होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पूरी होती है। क्लियर? यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए एक एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको चैपेरोन बोलते हैं। वही चैपेरोन जो है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस के नेम से। आप लोग आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो मैसेंजर आरएनए के साथ जो है ये कंबाइन हो जाते हैं ये राइबोसोम्स और ल्यूमेन में मूव करते हैं, और हमारे पास जो वेसिकल्स निकलती है उनमें अनप्रोसेस्ड प्रोटीन्स और लिपिड्स होती है। क्लियर? तो यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम लोग इस डायग्राम पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब हम इस एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे तो आपके पास आपका डायग्राम सामने मौजूद हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।